एंड आइज रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक सिंबॉलिक पोइम है। ये वर्ल्ड के एंड के बारे में एक चिंतन है। पोइट के अकॉर्डिंगली इच्छाएं और घृणा मानव जाति के दो घातक पाप हैं और वो वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट was an American poet, born on March 26, 1874. शुरू में उनकी कविताएं इंग्लैंड में पब्लिश हुई। वो रूरल बैकग्राउंड मींस ग्रामीण पृष्ठभूमि पर अधिक लिखते थे। उनकी पोएम्स यंग एज वेल एज ओल्ड सभी वर्ग के लोगों के लिए हैं। उनमें सोशल फिलोसफिकल विषय हैं जो समाज को किसी न किसी तर्क की तरफ अग्रसर करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स बहुत ही फेमस थी। उन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया। अमेरिका में ये ऑनर किसी भी अन्य पोएट के पास हासिल नहीं है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी शॉर्ट पोइम्स के लिए बहुत फेमस हैं। कुछ पोइम्स वो बार बार पढ़ी और समझी जाती रही हैं। वो हैं मेंडिंग वॉल, डायरेक्टिव, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, द रोड नॉट टेकन, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, फायर एंड आइस, बर्चेस, आफ्टर एप्पल पिकिंग। फायर एंड आइस इज वन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स मोस्ट पॉपुलर पोएम्स। ये सबसे पहले पब्लिश हुई हार्पर्स मैगजीन में दिसंबर 1920 में एंड लेटर ये पब्लिश हुई न्यू हैम्पशायर में 1923 में, जिसमें इसने जीता पुलित्जर प्राइज। इट इज वन ऑफ फ्रॉस्ट्स बेस्ट नोन एंड मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड पोएम्स। इसमें डिस्कशन है संसार के अंत के बारे में, एक चिंतन है। यहाँ कवि ने आग और बर्फ को 2 सिंबल्स के रूप में प्रयोग किया है। फायर सिंबल है इच्छाओं का यानी डिजायर एंड आइस इज अ सिंबल ऑफ हेट यानी घृणा। और पोइट कहता है कि ये दोनों ही इच्छाएं और घृणा मानव जाति के 2 घातक पाप हैं और जो इस पूरे विश्व को, इस पूरी अर्थ को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएंगे। माना जाता है कि इस पोइम को लिखने की इंस्पिरेशन मिली फ्रॉस्ट को डेंटेस इन्फर्नो से, जो कि मनुष्य की नरक यात्रा का विवरण है। लेट्स रीड द पोएम टुगेदर। फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। बट इफ इट हैड टू perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. इस पोएम में आपने देखा कि कवि ने कन्वर्सेशनल टोन का प्रयोग किया है। लगता है कि कवि बातचीत के द्वारा कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन इससे पोएम का ब्लीक एटमॉस्फेयर, पोएम की निराशा कम नहीं होती। पोएम यही क्वेश्चन इंपोज करती है, Is the earth about to die? Fire and Ice एक हाईली सिंबॉलिक पोएम है। ये इस तर्क को प्रस्तुत करती है कि संसार का अंत 2 वेज में होगा, फायर या फिर आइस, आग या बर्फ के कारण ही संसार नष्ट हो जाएगा, संसार का अंत हो जाएगा। कुछ लोगों का विचार है कि अर्थ के अंदर बहुत गर्मी बढ़ जाएगी और सारा वर्ल्ड फायर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन कुछ अन्य लोग हैं, उनका ओपिनियन है कि अर्थ का संपूर्ण जीवन बर्फ की भांति जमने से नष्ट हो जाएगा। पोएट ने इस पोइम में वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन की 2 कॉजेस, फायर एंड आइस को सिंबल्स के रूप में इस्तेमाल किया है। फायर इज अ सिंबल ऑफ डिजायर। फायर सिंबल है इच्छाओं का, असीम अनंत इच्छाओं का जो कभी पूरी नहीं होती। दूसरी तरफ आई सिंबल है हेट्रेड का, घृणा का, ऐसी घृणा जो बहुत ही विनाशकारी, प्रलयकारी होती है। पोइट कहता है कि ये इच्छाएं और घृणा मानव जाति के 2 घातक पाप हैं और यही मानव के विनाश का कारण बनेंगे। इसी से धरती एक दिन समाप्त हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
पोइट कहता है कि वो एग्री करता है उन लोगों से जो कहते हैं वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन फायर से होगा, क्योंकि फायर सिंबल है डिजायर का, और पोइट ने खुद फील किया है कि डिजायर बहुत ही बुरे प्रभाव छोड़ते हैं, और डिजायर यानी इच्छाओं का प्रभाव ही होता है जो संसार में बुराई और हिंसा को जन्म देता है, और ये डिजायर्स ही संसार का पूरी तरह से विनाश करने में सक्षम है। इसलिए पोइट कहता है कि फायर ज्यादा कॉम्पिटेंट है अर्थ की डिस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि मनुष्य अपनी डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में नहीं रख सकता। पोइम में स्पीकर का स्ट्रॉन्ग फेथ है, ये मानना है कि अर्थ की डिस्ट्रक्शन फायर से ही होगी, लेकिन साथ ही साथ स्पीकर बहुत स्ट्रांगली ये भी अनुभव करता है कि मनुष्य की विनाशकारी शक्तियां इतनी प्रबल, इतनी प्रचंड हैं कि धरती का मात्र एक ही बार विनाश नहीं होगा, अनेक बार विनाश होगा, और अगर धरती दूसरी बार भी डिस्ट्रॉय होती है तो उसके रीजंस, उसके कारण कुछ और होंगे। यहाँ पॉइंट धरती की डिस्ट्रक्शन का एक और रीजन बताता है, और वो रीजन बन जाएगा आइस, बर्फ। बर्फ से भी धरती का डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है। आइस सिंबल है घृणा का, हेट्रेड का, और हेट्रेड इस वर्ड में इतनी अधिक है कि वो वर्ड के विनाश के लिए, इसके डिस्ट्रक्शन के लिए काफी है। घृणा ही है जो मनुष्य के मन को डेड बना देती है, मृतावस्था में ले जाती है, और मनुष्य निर्णय करने के काबिल ही नहीं रहता, और यहीं से शुरुआत होती है डिस्ट्रक्शन की। यद्यपि ये स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है, फायर की तरह फास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्ट्रक्शन के लिए काफी है। अगर हमें फायर या आइस किसी एक को चुनना हो विश्व की डिस्ट्रक्शन के लिए, तो आइस भी कम पावरफुल, कम स्ट्रॉन्ग मीडियम नहीं है। आइस भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए जितना कि फायर है। यदि फायर अपनी विनाशकारी शक्ति से अर्थ को समाप्त कर सकती है, तो बर्फ भी धीरे धीरे, साइलेंटली एंड स्लोली किलर है। एक्सेसिव डिजायर शारीरिक रूप से डिस्ट्रक्टिव है, तो हेट्रेड आत्मा का विनाश कर देती है। कविता का यही भावार्थ है कि मनुष्य ने यदि अपनी इच्छाओं और घृणा को कंट्रोल नहीं किया, तो अर्थ का विनाश डेफिनिट है। हेलो स्टूडेंट्स, ये टाइम है स्टडी करने का लिटरली डिवाइसेस। किसी भी पोएम को स्टडी करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम जाने उसमें कौन कौन से लिटरली डिवाइसेस यूज किए गए हैं। तो फायर एंड आइस के लिटरली डिवाइसेस है। फर्स्ट इज राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम क्या है, देखते हैं इन हाईलाइटेड वर्ड्स को। फायर, डिजायर एंड अगेन फायर, ये है राइमिंग वर्ड्स। तो इनकी राइम को हम नेम दे देंगे ए। सेकेंड सेट ऑफ हाइलाइटेड वर्ड्स देखिए, आइस, ट्वाइस, अगेन आइस, सुफाइस। इस राइम को हम, इन वर्ड्स को हम नाम देंगे बी। आइस, ट्वाइस, आइस एंड अगेन सुफाइस। एक और सेट ऑफ राइमिंग वर्ड्स है, हेट एंड ग्रेट। इसको हम नाम दे देते हैं सी। सो लेट्स फाइंड आउट हमारे पास कौन सी राइमिंग स्कीम बन गई। ए बी सी, बी सी बी। अब तो आपको समझ आ गया होगा राइमिंग स्कीम कैसे फॉर्म की जाती है। सेकेंड इज एजोनेंस। एजोनेंस क्या है, किसी भी वोवल साउंड का रेपिटेशन सेम लाइन में हो तो उसको हम बोलते हैं एजोनेंस। यहाँ पे हाइलाइटेड लाइन देखिए, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पे रेपिटेशन हो रहा है ओ साउंड का, लॉन्ग ओ साउंड, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर।
जब हमने ओ साउंड का रेपिटेशन किया तो इस लाइन में है एजोनेंस। थर्ड इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में रेपिटेशन है कॉन्सोनेंट साउंड का, किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन है एलिट्रेशन। यहां पे हाइलाइटेड वर्ड्स देखिए, वर्ल्ड, वेल, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, वो साउंड का रेपिटेशन मींस एलिट्रेशन। अगेन फेवर, फायर, एफ साउंड का रेपिटेशन, फ साउंड का रेपिटेशन, दिस इज एलिट्रेशन। Another literary device is imagery. Imagery है जब हम किसी चीज को इमेजिन करते हैं अपने सेंसेस से। हाईलाइटेड सेंटेंस देखिए, some say the world will end in fire. तो हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि वर्ल्ड जल रहा है और खत्म हो रहा है। So this is imagery. Another sentence is to say that for destruction ice is also great. यहाँ पर भी हम इमेजिन कर पा रहे हैं। जब भी हम कुछ इमेजिन कर पाते हैं अपनी सेंसेस के थ्रू, दैट इज इमेजरी। नेक्स्ट इज एनाफोरा। एनाफोरा रेपिटेशन है सेम वर्ड्स का, रेपिटेशन ऑफ सेम वर्ड्स इन 2 और मोर लाइन्स। फर्स्ट लाइन में भी हमारे पास वर्ड्स है सम से, एंड अगेन सेकेंड लाइन में भी वर्ड्स है सम से। तो कंसेक्यूटिव लाइंस मतलब एक के बाद एक 2 लाइन में हमने यूज किया है सम सेज। सो दिस इज एनाफोरा। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे हमने फायर एंड आइस दोनों को यूज किया है एज सिंबल्स ऑफ पर्सन्स। पर्सोनिफिकेशन की फायर तो एक एलिमेंट है, आइस भी एलिमेंट है, ये अपने आप में कुछ भी कर पाने में कैपेबल नहीं है, लेकिन इन दिस पोएम फायर भी कुछ कर रही है, डिस्ट्रक्शन, आइस भी कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन है। तो क्योंकि इनमें क्वालिटी है पर्सन्स की, सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ फायर एंड आइस। नेक्स्ट इज एंजैपमेंट। जब हम किसी भी एक सेंटेंस को मोर देन 1 लाइन में एक्सटेंड कर देते हैं, दिस इज एंजैपमेंट। अब देखिए, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, ये लाइन यहीं पे खत्म नहीं हुई, ना ही कोई मार्क लगाया गया है पंक्चुएशन का लाइन की खत्म करने के लिए। सो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो ये लाइंस हैं एंजैपमेंट का एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल इज to say that for destruction ice is also great and would suffice. इस लाइन में भी एक ही सेंटेंस को more than 1 लाइन में एक्सटेंड किया गया है। So here is an example of enchantment. If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe. और देखें बहुत सारे दूसरे lessons and poems which are very helpful for you. फायर एंड आइस लिखी गई रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। और संभव है विश्व युद्ध के बाद पोइट के मन में ऐसे विचार आए कि समस्त धरती नष्ट हो जाएगी, और उसके नष्ट होने के पीछे क्या क्या कारण होंगे ये पोइट ने बताया है इस पोएम में। क्या आपको भी लगता है कि सचमुच हमारी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सचमुच वर्ल्ड का एंड हो जाएगा? तो आपको क्या कारण लगते हैं इस सब के? देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं इस बारे में। फर्स्ट लाइन में कहा है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अर्थ फायर से खत्म हो जाएगी, आग से खत्म हो जाएगी। सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं आइस से, यानी बर्फ से अर्थ खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो दुनिया फायर से कैसे खत्म होगी? हो सकता है अर्थ का कोर किसी दिन बहुत ही हीट हो जाए और सब कुछ जलकर राख हो जाए, या फिर अर्थ का कोर
बर्फ की तरह जम जाए, ठंडा हो जाए, कूलर एंड कूलर हो जाए और उससे सब कुछ जम जाए और सारा वर्ल्ड नष्ट हो जाए। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी दिन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो, न्यूक्लियर वॉर्स हो और उससे इतनी फायर लगे कि सारा वर्ल्ड खत्म हो जाए। या फिर न्यूक्लियर वॉर के रिजल्ट से सब कुछ आइस की तरह जम जाए और ये वर्ल्ड का एंड हो। तो फर्स्ट 2 लाइंस में हमने देखा कि पोइट बता रहे हैं कि अर्थ का एंड, वर्ल्ड का एंड कैसे पॉसिबल है। ये या तो कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है या फिर हो सकता है कोई मैन मेड डिजास्टर। नेक्स्ट लाइन, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मैं जितना डिजायर को जानता हूं, मैं जितना अच्छी तरह से डिजायर को समझ सका हूं, डिजायर इच्छाएं, प्रबल इच्छाएं, उतना मैं कह सकता हूं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ जाना चाहूंगा, उन लोगों को मैं एग्री करूंगा जो कहते हैं कि अर्थ की समाप्ति हो जाएगी फायर के साथ, आग के साथ, जलने से। तो पोइट यहाँ पे फायर को यूज कर रहा है सिंबॉलिकली एज डिजायर, ह्यूमन डिजायर, मनुष्य की लालसाएं, लिप्साएं, इच्छाएं। और कौन कौन सी डिजायर्स हो सकती हैं मनुष्य की डिजायर्स हो सकती हैं ग्रीड यानी कि लालच, मनुष्य कर सकता है एवरिस यानी कि धन का लालच, क्रुएल्टी, क्रूरता, लस्ट, कामुकता, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, फ्यूरी, बहुत ज्यादा गुस्सा, इंटॉलरेंस। तो जो फायर है वो किस चीज के सिंबल है? डिजायर का। और कौन कौन सी डिजायर्स हैं? ग्रीड, एवरिस, क्रुएल्टी, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी। जब इन सब की इंतहा हो जाएगी, हद हो जाएगी, तो पोएट कहता है मेरा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है कि धरती जब भी नष्ट होगी तो इन्हीं की वजह से होगी। और जैसा कि आजकल हम देख भी रहे हैं टीवी पर महाभारत आ रहा है, तो महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के संपूर्ण विनाश का कारण क्या था? यही डिजायर्स, दुर्योधन की इच्छाएं, दुर्योधन का लालच, दुर्योधन के डिजायर ने सारी की सारी धरती को विनाश के कगार पर ला दिया था। तो ऐसा ही पोएट अब भी अर्थ के बारे में सोचता है। नेक्स्ट लाइन, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश समाप्त होना, खत्म होना, मरना। अगर इसको ट्वाइस 2 बार मरना हो, अगर संसार का नाश 2 बार होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे लगता है इसके लिए हेट, घृणा भी काफी है। तो ये घृणा कैसी है? टू सी दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। यहाँ पे बोला गया है डिस्ट्रक्शन के लिए, अर्थ के विनाश के लिए आइस भी ग्रेट है। ग्रेट कहा गया है। क्या किसी चीज के विनाश के लिए कुछ महान हो सकता है? क्या धरती का विनाश किसी महान वस्तु से हो सकता है? तो ये ग्रेट वर्ड यूज किया गया है, आयरोनिकली, व्यंग्यात्मक रूप में यूज किया गया है ये ग्रेट वर्ड। ये व्यंग्य है कि अर्थ विनाश हो जाएगा, अर्थ का आइस के द्वारा। और आइस किसका प्रतीक है, किसका सिंबल है? हेट का। जैसे फायर को यूज किया गया था सिंबॉलिकली फॉर डिजायर, आइस को यहाँ पे यूज किया गया है सिंबॉलिक ऑफ हेट। तो एज अ सिंबल ऑफ हेट हमारे दिल जम जाएंगे, बर्फ की तरह जम जाएंगे, हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, हम किसी भी चीजों की परवाह नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। और ठंडे होने का मतलब मरना है, डिस्ट्रक्शन है, पेरिश है, खत्म हो जाना है। तो आइस हेट का किन किन सिंबल्स में यूज हो सकता है? वो है इंटॉलरेंस, हम इंटॉलरेंट हो जाएंगे, हम किसी को भी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, असहिष्णुता आ जाएगी, हम रिजिड हो जाएंगे, हम बिल्कुल अपने डिसीजंस पर कठोर हो जाएंगे, हम इनसेंसिटिव हो जाएंगे, हम किसी भी चीज के बारे में परवाह नहीं करेंगे, असंवेदनशील हो जाएंगे, हम में कोल्डनेस यानी कि तर्कहीनता आ जाएगी, हम में आ जाएगा इनडिफरेंस, हम किसी भी चीज को
ध्यान नहीं देंगे। हम में आ जाएगी हेट्रेड, और जब ये हेट्रेड, ये घृणा जरूर से ज्यादा बढ़ जाएगी, जब घृणा ही पूरी धरती पर छा जाएगी तो ये कारण बन जाएगी धरती के विनाश का। तो अर्थ इंटॉलरेंस से, रिजिडिटी से, इनसेंसिटिविटी से, कोल्डनेस से, इनडिफरेंस से और हेट्रेड से, जो कि सारे आइस के सिंबल्स हैं, सारे हेट्रेड के सिंबल्स हैं, इससे अर्थ का विनाश हो जाएगा। तो इसीलिए पॉइंट कहता है कि आइस भी कम नहीं है। मैं फेवर तो करूंगा उन लोगों का जो कहते हैं अर्थ का विनाश होगा, अर्थ की डिस्ट्रक्शन होगी फायर की वजह से, जलने की वजह से, एक्सेसिव हीट की वजह से, लेकिन वो लोग भी सच कह रहे हैं। अगर अर्थ का विनाश 2 बार होना हो तो मैं कहूंगा कि अर्थ पर इतनी हेट है, इतनी घृणा है कि आइस भी उसका डिस्ट्रक्शन कर सकती है। आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिशिएंट। आइस भी सफिशिएंट है। आयरनी है, ये व्यंग्य है कि आइस इतनी महान है, घृणा इतनी महान है कि वो भी सफाइस, वो भी सफिशिएंट है अर्थ के डिस्ट्रक्शन के लिए। तो हमने यहाँ जाना कि कैसे धरती का विनाश हो जाएगा, और धरती के विनाश के लिए पोइट ने दिए हैं 2 रीजंस। वन इज फायर एंड अदर इज आइस। और फायर सच में जलना नहीं है, आइस सच में जमना नहीं है। फायर है सिंबल डिजायर का और आइस है सिंबल हेट्रेड का। नाउ हियर कम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखते हैं बोर्ड में कितनी बार इस पोएम के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है ये पोएम। Question 1. What does Frost want to say in the poem Fire and Ice? Frost Fire and Ice poem में क्या कहना चाहता है? 2012 and 14 बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आया है। Question 2. Give a brief substance of the poem Fire and Ice. Fire and Ice का भावार्थ बताएं। 2013 में ये अगेन क्वेश्चन आया है। Question 3. What does different people say about the end of the world? अलग अलग लोगों की संसार के एंड के बारे में क्या धारणा है? ये भी 2013 में आया है बोर्ड एग्जाम में। Question 4. Why do some people say that the world will end in fire? कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि वर्ल्ड खत्म हो जाएगा फायर के साथ, आग के साथ? ये क्वेश्चन आया है बोर्ड 2011 and 15 and 16 में। अब देखते हैं इसके लिए एक मैजिकल आंसर। कैसे एक आंसर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए फिट होगा, सफिशिएंट होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक आंसर लर्न करें और पूरी की पूरी पोएम उसमें कवर हो जाएगी। So here is the magical answer. Don't miss it. इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लें और इसको जरूर लर्न करके जाएं बिफोर एग्जाम। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आप अकॉर्डिंगली इसमें से आंसर चूज कर सकते हैं। इन फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट presents a very pessimistic view about the end of the world. फायर एंड आइस में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही पेसिमिस्टिक, नकारात्मक व्यू पेश करते हैं संसार के एंड का। द वर्ल्ड कैन पेरिश बाय फायर एंड ऑल्सो बाय आइस। वर्ल्ड डाई हो सकता है, मर सकता है, विनष्ट हो सकता है फायर से और आइस से भी। Thus, it can perish twice. ये 2 बार समाप्त हो सकता है। Once by fire, एक बार फायर से and then by ice, और दूसरी बार आइस से। Here, fire represents desire of material things and ice represents hate. फायर किसको रिप्रेजेंट करता है? मेटीरियल थिंग्स को, और आइस रिप्रेजेंट करता है हेट, घृणा को। द पोएट टॉक्स अबाउट द एंड ऑफ द अर्थ बाय अनकंट्रोल्ड ह्यूमन इमोशंस ऑफ डिजायर एंड हेट्रेड। पोएट बात करता है कि संसार का नाश किससे होगा? अनकंट्रोल्ड ह्यूमन इमोशंस से, जो इमोशंस हमारे काबू से बाहर हैं। और वो इमोशंस कौन सी हैं? डिजायर की एंड हेट्रेड की। सो डू लर्न दिस आंसर. This is very important. Now here comes the most important part, textual questions and answers. So first question is, there are many ideas about how the world will end. बहुत सारे ideas हैं कि world का end कैसे होगा. Do you think the world will end someday? क्या आपको लगता है किसी दिन world खत्म हो जाएगा? तो आप इसका आंसर अपने हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन
मैंने आंसर दिया है अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड वन डे। कभी ना कभी तो एक दिन वर्ल्ड का एंड होगा ही। नेक्स्ट पार्ट इज हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट और इट ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। क्या कभी आपने सोचा है कि क्या होगा अगर सन इतना हॉट हो जाए कि वो बर्स्ट कर जाए, फट जाए और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, या फिर ठंडा और ठंडा होता जाए। तो आंसर है क्वेश्चन में से ही, फ्रॉम क्वेश्चन इटसेल्फ। तो आप लिखेंगे यहां से इफ द सन गेट्स सो हॉट देयर वुड बी फायर एवरीवेयर। अगर सन बहुत गर्म हो जाएगा तो सभी जगह क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, फायर होगी। एंड इफ इट ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, इफ इट ग्रोज कोल्डर एंड कोल्डर देयर विल बी आइस एवरीवेयर। तो इजी है ना? हॉटर के लिए लिखना है फायर एवरीवेयर एंड कोल्डर के लिए लिखना है आइस एवरीवेयर। Question 2. For frost, what do fire and ice stand for? Here are some ideas. Frost के लिए fire and ice किस किस चीज के सिंबल हैं? कुछ आइडियाज दिए गए हैं आपके क्वेश्चन में, उनको समझना जरूरी है। When we understand these ideas, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा रिप्रेजेंट करता है फायर को और कौन सा सिंबलाइज करता है आइस को। Greed means लालच, avarice धन का लालच, cruelty क्रूरता, lust कामुकता, strong sexual desire, conflict लड़ाई झगड़े, fury रोष strong anger, intolerance असहिष्णुता किसी को भी टॉलरेट नहीं करना, rigidity कठोरता, insensitivity असंवेदनशीलता, coldness तर्कहीनता, indifference किसी की भी परवाह नहीं करना, बेपरवाह, hatred घृणा। आइए ढूंढते हैं फायर के सिंबल्स कौन कौन से हैं और आइस किस किस चीज को सिंबलाइज करती है। तो फर्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे फॉर फ्रोस्ट फायर स्टैंड्स फॉर, फायर किसके लिए है, क्या सिंबल्स हैं फायर के? तो ग्रीड, यस ग्रीड सिंबलाइज करती है फायर को। सेकेंड इज कंफ्लिक्ट, फ्यूरी, क्रुएल्टी, लस्ट एंड एवरिस। ये सभी सिंबल्स हैं फायर के। Whereas जबकि आइस स्टैंड्स फॉर, आइस किसको सिंबलाइज करती है? insensitivity, coldness, intolerance, indifference, rigidity and hatred. Question 3. What is the rhyme scheme of the poem? पोएम में राइम स्कीम क्या है? तो we have discussed rhyme scheme of the poem. पोएम में राइम स्कीम है, the rhyme scheme of the poem is ABA, ABC, BCB. And the other part is, how does it help in bringing out the contrasting ideas of the poem? तो इसके लिए हम यूज करेंगे अपना मैजिकल आंसर। यस, हम यहाँ पे लिखेंगे in fire and ice the rhyme scheme helps। यहाँ पे हम ऐड करेंगे the rhyme scheme helps और बाकी का आंसर रहेगा सेम। Robert Frost presents a very pessimistic view about the end of the world. The world can perish by fire and also by ice. Thus, it can perish twice, once by fire and then by ice. Here, fire represents desire of material things and ice represents hate. The poet talks about the end of the earth by the uncontrolled human emotions of desire and hatred. So, this is how our magical answer ने हमें help किया in answering question 3. If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe और देखें बहुत सारे दूसरे lessons and poems which are very helpful for you.